नमस्कार मेरे देश प्रेमी भाइयों, कैसे हो आप लोग। भाई इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई मांगों के बारे में। जो उन्होंने मांगे उठाई हैं, जो उन्होंने डर जताए हैं कि ऐसा हो सकता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। भाई सबसे पहले मेरे मन में बात यही आई थी कि किसानों की मांगे मान के बाद खत्म क्यों नहीं करते। थोड़ी बहुत मान ले, जाता नहीं तो कुछ बांध मूंद के खत्म करे यार, क्यों परेशान कर रखा है सब लोगों को, वो भी इतने ठंड के मौसम में। तो पहले मैं इसको मांग ढूंढने निकला इनकी कि इनके मांगे क्या हैं। तो इसको बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि ये कोई भी आपको एक सिंगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, ऐसा लिस्ट कहीं पे है नहीं, मुझे नहीं मिली एटलीस्ट, कि ये प्रॉपर किसानों की वही सबकी कंसोलिडेटेड करके एक ये डिमांड लेटर है जी, 1 2 5 7 10 जो भी है, मतलब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला। हो सकता है कहीं वो मुझे नहीं मिला भाई, मैंने काफी कोशिश की थी। फिर मैंने क्या किया कि योगेंद्र यादव जी, दर्शन पाल जी और किसान आंदोलन से जुड़े हुए काफी सारे लोगों के भाषण वगैरह सुने, कुछ मीडिया से उठाया, तो उसमें से कुछ मुख्य चीजें मैंने उठाई हैं, उस पर आज बात करेंगे हम। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमएसपी। क्या एमएसपी के अभी जो हालात हैं, उसके बाद क्या एमएसपी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। उसके बाद दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि ठेके पर खेती, क्या उसमें किसान को कॉर्पोरेट लूट ले जाएंगे, या फिर किसान की जमीनें चली जाएंगी, उसमें किसान की जमीन पे कॉर्पोरेट कब्जा कर लेगा या बैंक कब्जा कर लेंगे। उसके बाद तीसरी चीज, स्टोरेज की लिमिट बढ़ा दी गई है, यानी कि अब अनाज को या फसलों को कोई भी ज्यादा स्टोर कर सकता है। ये लिमिट क्यों थी? जमाखोरी रोकने के लिए। तो क्या इस कानून से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा? उसके बाद ई मार्केटिंग, क्या ई मार्केटिंग से नए दलाल पैदा हो जाएंगे पुराने दलालों के जैसी, क्योंकि सरकार तो दलाल घटाने की बात करेगी, मिडलमैन को खत्म कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या कॉर्पोरेट्स खेती की दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, इससे जनता को भी महंगा मिलेगा। जैसे पानी की बोतल कहते हैं कि भाई 20 रुपए की मिल रही है, तो क्या गेहूं 1000 रुपए किलो मिलेगा। इन सब टॉपिक्स पर बात करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एमएसपी। अब यार एमएसपी के बारे में जितना भी मैं समझ पाया हूँ, इसमें मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि फैक्ट ये है कि एमएसपी सरकार पहले घोषित करती है फसल से। आपको पता चल जाता है खेती करने से पहले कि भाई कम से कम इतने का तो मेरी फसल जरूर बिकेगी, रेट फिक्स हो गया, आइडिया अच्छा है ये। लेकिन होता क्या है कि एमएसपी पर खरीदारी कौन करता है? सिर्फ सरकार। यानी कि सरकार ने जो खरीदारी करी वो हुई एमएसपी पर। उसके बाद ओपन मार्केट में जो खरीदारी हो रही है वो मार्केट रेट से हो रही है। और एमएसपी पर टोटल जैसे 100% जो फसल हुई उसका सिर्फ 6% खरीदारी हो रही है भाई। तो अगर 6% खरीदारी जो एमएसपी पर हो रही है, अगर वो भी मार्केट रेट पर होने जाए, तो इतना कोई आसमान नहीं टूटने वाला। मुझे समझाओ यार इसके बारे में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सिर्फ 6% खरीदारी एमएसपी पर हो रही है, बाकी की ओपन मार्केट पर हो रही है। तो अगर 6% भी ओपन मार्केट पे हो जाएगी तो कौन सा आसमान टूटने वाला है। उसके बाद सरकार क्या कहती है इस व्यवस्था में? सरकार का हर मुद्दे पर एक ही जवाब है कि भाई जो आज की व्यवस्था जैसे है उसको हम नहीं छेड़ रहे, वो आज के जैसे है वैसे ही है। हम नई व्यवस्था आपको नए रास्ते खोल के दे दिए हमने, आप इस रास्ते से जाना चाहो तो जाओ, नहीं तो आप आज तक इस रास्ते से जा रहे थे उससे चले जाओ। हालांकि वो रास्ता अगर इतना अच्छा होता तो आज ये सारी समस्याएं नहीं होती, हमारे देश के किसान बहुत खुशहाल होते। खैर उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो एमएसपी के बारे में हमारी बात होगी कि सरकार एमएसपी खत्म नहीं कर रही है। एमएसपी खत्म हो जाने से मेरी समझ में तो कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मार्केट रेट जो है वो, अब ये देखिए हमारे कोई किसान है ना, ये हमेशा क्या कहते हैं, देखिए किसान मासूम है, भोला है, लेकिन किसान यार बेवकूफ नहीं है। और किसान हो सकता है उतना पढ़ा लिखा ना हो, योगेंद्र यादव की जय मीठी मीठी बातें करना ना जानता हो, इतनी इंग्लिश बोलना ना जानता हो, लेकिन किसान बेवकूफ नहीं है यार। उसको अपनी खेती करनी भी आती है, तो अपने सामान को बेचना भी उसे आता भी है, और वो सीख भी सकता है। ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अंग्रेजी में ना पढ़ पाए, लेकिन इतने पागल नहीं है कि उनको ठेके पर खेती समझ में नहीं आएगी। हमारे देश का किसान इतना बेवकूफ नहीं है। और अगर उनको कोई भी दिक्कत आएगी तो ये योगेंद्र यादव जी जैसे लोग हैं ना, जो इतने सारी किसान यूनियन है, ये कोई आज ही संन्यास लेके हिमालय पे थोड़े जाने वाले हैं। अगर इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़े भी होंगे तो ये लोग यहाँ पर है ना किसान की मदद करने के लिए। अगर मोदी सरकार सब किसानों को नुकसान करने का भी उठा चुकी है, तो ये सब यूनियन यही तो रहने वाली है। लागू करके तो देखना इसकी व्यवस्था को। एमएसपी तो बात होगी कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है और एमएसपी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब किसान क्या चाहते हैं? किसान ये चाहते हैं कि भाई सरकार ये नियम बना दे कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा। मतलब सरकार अभी जिस रेट पर खुद सरकार खरीदती है, बाकी लोग मार्केट रेट पर खरीदते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पर बिके। यानी कि पूरे इंडिया में किसी भी फसल का एक रेट फिक्स हो गया और सब लोग वही उसी रेट पे खरीदेंगे, चाहे फसल की क्वालिटी मतलब कहीं भी चली जाए, चाहे मार्केट में उसकी डिमांड कितनी भी हो, चाहे बहुत ज्यादा फसल होगी। सब लोगों ने एक साथ सपोज टमाटर बो दिया, तो अभी तो क्या होता है, टमाटर सस्ता हो जाता है मार्केट में, लेकिन फिर टमाटर का मिनिमम खेत में से बिकने का रेट फिक्स हो गया।
तो फिर वहां पे आपको वो फिक्स रेट पे आएगा, मतलब कैसे बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज हो रही है ये, मतलब बिखर जाएंगी चीजें। आप समझिए, गेहूं से एग्जांपल लेते हैं, हर चीज में एमएसपी होता भी नहीं है, फल सब्जियों पर एमएसपी नहीं होता अभी। ये कह रहे हैं कि सब फसलों पर एमएसपी बना दो आप, और उससे नीचे खरीदारी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका गेहूं आया, एमएसपी पे सारी खरीदारी होगी भाई, कम से कम एमएसपी, उससे ऊपर भी हो सकती है। तो एमएसपी पे सारी खरीदारी होगी, सपोज सारी खरीदारी एमएसपी पे करनी है। तो जब खरीदारी एमएसपी पे करनी है तो जो भी खरीदेगा उसको तो अपना प्रॉफिट तो उस पर जोड़ेगा, तो रेट तो बढ़ जाएंगे, चलो वो अलग बात है। लेकिन सपोज जैसे लोगों ने आंदोलन कर दिया कि भाई हम तो एमएसपी पे कम से कम बेचो, कानून बना दो, एमएसपी से नीचे खरीदना जुर्म है, तो जो भी और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है वो खरीदेंगे ही नहीं, सरकार खरीदेगी सारी। फिर सरकार ने सारी खरीद ली फसल, सारा अनाज पहुंच गया गोदामों में, अब उसको आम आदमी तक कैसे लाया जाएगा? यानी कि राशन की दुकान पर आप और हम थैला लेके लाइन लगाएंगे। ये कौन सी व्यवस्था है यार? सारा अनाज पहले सरकार खरीदे और उसके बाद सब लोग सरकार से खरीदे, तो सरकार इतना बड़ा मिडलमैन हो गई। ये कोई मतलब देखिए क्या होता है, आदर्श व्यवस्था हो सकती है कि भाई किसानों के हित बचेंगे उससे, जनता को भी ये कह सकते हैं, देखो कहा जा सकता है कि सरकार दोनों तरफ सब्सिडी देगी, उनसे महंगा खरीदेगी और यहाँ सस्ता बेचेगी, लेकिन उससे होगा क्या? वो पैसा तो आपका और हमारा ही है। किसान कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं, किसान भी तो हमारे बीच रह रहे हैं। जो टैक्स आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ, वही किसान भी दे रहे हैं, और किसान कोई हमसे दूर भी नहीं, मेरे घर के भी आधे लोग खेती कर रहे हैं। तो वो सब निकलेगा तो हमारे अंदर से ही, तो फायदा क्या हुआ? ये तो वही बात होगी ना कि हमसे 10 रुपए लेके और रोज 1-1 रुपया हमें वापस दे रहे हैं, फायदा क्या हुआ? एक बार देके खुश कर दिया बस। अब बात करते हैं ठेकेदारी व्यवस्था पर। ठेकेदारी व्यवस्था में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो मुझे किसानों के वीडियो से समझ में आया, सरकार से नहीं। उनका ये कहना है कि दो तरह से व्यवस्था होगी। पहली होगी कि जमीन को ही ठेके पर ले लिया जाए और उस पर खेती किसान ना करे, कॉर्पोरेट खेती करेंगे। तो उस केस में मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसानों की जमीन चली जाएगी कॉर्पोरेट के पास, कॉर्पोरेट उस पर खेती करेंगे, तो वो तो पहले तो लूट मचाएंगे। वो तो कहते हैं कॉर्पोरेट तो लूट मचाने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि हमें ऐसा लगता नहीं है यार। आपको ऐसा लगता है कॉर्पोरेट हर जगह लूट मचा रहे हैं? और क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना कंपटीशन आज के टाइम में, क्या लूट मचाई जा सकती है इस तरह से? कुछ हद तक चीजें हो सकती हैं, कार्टेलाइजेशन हो सकता है वो, लेकिन अभी भी हो रहा है, आड़ती भी करते हैं वही चीज। तो वो कहते हैं लूट मचाएंगे, चलो हजार मतलब सारा अनाज पे जो अधिकार है वो अडानी अंबानी का हो गया, दो ही लोग हैं बस, बाकी लोग तो कोई व्यापार करते ही नहीं इंडिया में, दो ही लोगों को बदनाम किया जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई 1000 रुपये किलो तक बिकेगा गेहूँ, ले लेना, कैसे लोगे? तो यार क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। वो कहते हैं कि अब किसानों की जमीनें अगर ले ली गई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कॉर्पोरेट्स ने ले ली, तो किसानों के बच्चे क्या करेंगे? उनके पास तो कोई रोजगार ही नहीं रहेगा। तो पहली बात ये बताओ यार, तुम किसानों को ऐसा बेवकूफ क्यों समझते हो? किसानों को दूध पीते बच्चे नहीं है, किसान बहुत समझदार है यार। जो आदमी धरती में से खेती करके इतनी फसल पैदा कर सकता है, बेवकूफ लगा रखा है क्या तुमने यार? मतलब किसानों को ऐसे बच्चों की तरह बेवकूफ बनाने वाली बातें मुझे नहीं समझ में आती। मुझे बड़ा इस पे गुस्सा आता है कि मतलब बच्चों किसानों को तो बेवकूफ समझ रखा है। किसान अपने सारी जमीन उनको क्या फ्री में दे देंगे? अगर मान लो सपोज अगर ऐसे हुआ कि जमीन किसानों ने उनको दे दी, जो कि आज भी होता है, आज भी बहुत सारे लोग अपनी जमीन दूसरे को दे देते हैं और वो रेट फिक्स होता है, उसको हमारे यहाँ पे बाडे पे देना कहते हैं, या उसमें जो फसल में हिस्सा हो सकता है, जैसे गेहूं में कि भाई इतने गेहूं हम लेंगे, या पैसों में भी हो सकता है, दोनों तरीके ये होता है अभी भी। तो क्या उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? एक वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो आपस में दो लोगों के बीच होता है ना, आप अपना फायदा देख के तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे, बेरोजगारी हो जाएगी। मतलब ये क्या कहना क्या चाहते हैं कि अंबानी जी का बेटा आ रहा है यहाँ पे, हर टांग के कंधे पे अंबानी जी का बेटा खेती करेगा, मतलब वो इतना मोटा था वो पतला ऐसे ही हो गया, उसको खेती करी उसने महाराष्ट्र में। उसके बाद बात करते हैं भाई, दूसरे ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब जमीन पे नहीं हुई, फसल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि खेती सारी किसान ही करेगा, लेकिन उसके बीज वगैरह लाने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, बिजली पानी के खर्चे के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे उसने एडवांस ले लिया, कुछ बाद में मिलेगा, इस तरह से। तो उसमें ये कहते हैं कि भाई किसानों को नुकसान हो जाएगा उसमें। अगर कॉन्ट्रैक्ट आज 20 रुपए किलो का कर लिया सपोज टमाटर का, और टमाटर उस टाइम 30 रुपए किलो हो, तो किसान को घाटा हो गया। लेकिन इसका उल्टा भी तो होगा, अगर 20 की जगह 15 हो गया तो किसान को तो 20 ही मिलेंगे उस टाइम पे, और वो तो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में अब किसान तो एक तरह से सिक्योर हो गया ना। आप तो एमएसपी की बात कर रहे थे कि भाई एमएसपी इतना कम से कम कर दो, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी तो आपको एक वो फसल मतलब लेवल मिल गया ना कि भाई मेरा ये फिक्स रेट है, बढ़े चाहे घटे मुझे दिक्कत नहीं होगी, मेरा मिल जाएगा। तो मेरा फायदा तो सिक्योर हो गया, जो रिस्क है वो किसका है? वो कॉर्पोरेट का हो गया कि भाई बढ़ गया तो उसका फायदा होगा, घट गया तो उसका नुकसान होने वाला, आपका फिक्स हो गया किसान का। तो इससे किसान बर्बाद कैसे हुआ ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, इसको देखना आप।
सबसे पहले वो कहते हैं कि बिहार में ये हुआ था, बिहार के किसानों को बहुत दिक्कत हुई। हमने सोचा हुई होगी भाई, पता नहीं। वो कहते हैं कि यही काम मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश के किसानों को बहुत दिक्कत हुई। हुई होगी यार, मुझे नहीं पता। देखो, मैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं जानता, बिहार के किसानों को नहीं जानता, और मैंने कोई ज्यादा न्यूज में भी नहीं देखा है। तो हो सकता है वो कह रहे हैं, तो किसान यूनियन तो उनकी है, वो कह रहे हो सकता होगा। फिर वो कहते हैं कि संगरूर में, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, संगरूर में पीछे ये बात तो न्यूज में भी आई थी कि पेप्सी कंपनी टमाटर की खेती करवा रही थी, और उनके बहुत सख्त ही कंट्रोल्स थे कि भाई आपको इस तरह इतना फर्टिलाइजर यूज करना है, इतना पेस्टिसाइड यूज करना है, ऐसे बीज यूज करने। तो उससे किसान तंग आ गए, और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उसकी खेती छोड़ दी कॉन्ट्रैक्ट की, और अपनी खेती करनी शुरू कर दिया अलग से। ये एग्जांपल वो दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं। तो लेकिन इस बात से मुझे समझ में क्या आता है यार, मुझे समझ में ये आता है कि भाई किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जब उनको लगा कि उनके फायदे का नहीं है। तो किसान तो बहुत समझदार है, मतलब इससे ज्यादा समझदार कौन होगा कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया आपने और आपको लगा कि फायदे का नहीं यार, तो तोड़ दिया। तो पावरफुल कौन हुआ भाई? किसान हुए। समझदार कौन हुआ? किसान हुए। और उनको फायदा हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं हो फायदा हो तो नहीं कर रहे। तो किसानों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि भाई उनका फायदा होगा तो वो काम करेंगे। तो किसान तो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि वही कॉर्पोरेट का ही फायदा हो रहा है, किसानों का फायदा नहीं हो रहा। समझदार है भाई किसान भी। ऐसी मतलब वही वाली बात होगी ना कि भाई अंग्रेजी नहीं जानते तो गवार समझ लिया तुमने, तो लेकिन किसान गवार तो नहीं है भाई किसी भी तरह से, गलत फहमी में मत रहो। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि तमिलनाडु में बहुत बढ़िया काम हुआ भाई। तमिलनाडु में सरकार ने फ्री में कोल्ड स्टोरेज दिया। देखिए, फ्री वाला शब्द पे ध्यान दो हमेशा। फ्री में कोल्ड स्टोरेज दिया, फ्री में उनको तोड़ने की मशीनें दी, फ्री में उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी, सब कुछ ये सब फ्री में दिया। तो किसानों को बहुत फायदा हुआ। वो कहते हैं कि किसानों की कीमत इससे 25% उनको कीमत ज्यादा मिली, और जो कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता है उसको भी 20% सस्ती मिली चीजें, यानी कि दोनों का फायदा हो गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया, यार ये वाले किसान आपने थोड़े दिन पहले देखे थे ना, हरे कपड़े पहन के आए थे यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन किया, हम तो भूखे मर रहे हैं। तमिलनाडु के किसान तो है ये। मतलब मध्य प्रदेश और बिहार में जहां पर किसानों को नुकसान हुआ वो तो कहीं प्रदर्शन कर नहीं रहे, और ये तमिलनाडु के किसान जिनको कितना जबरदस्त फायदा हो रहा। 25% कम नहीं होता यार, आपकी सैलरी 25% बढ़ जाए, आप सोच के देखो। मतलब 25% उनको फायदा, और वो दिल्ली में आके प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हम तो मर गए। मतलब दोनों बातें मुझे नहीं समझ में आ रही कैसे हो सकती है कि भाई जिनको नुकसान हो रहा है वो प्रदर्शन नहीं कर रहे। आज भी वहां आंदोलन इतना नहीं हो रहा है जितना ये लोग दिखा रहे हैं। फिर तमिलनाडु में जहां के लोगों को फायदा हो रहा है वो आके प्रदर्शन कर रहे हैं। यार ये कौन सा बात है यार? मतलब खुद ही अपनी बात को गोल कर दिया, और कोई बोल नहीं रहा उस पर। सब हीरो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस शाबाश शाबाश शाबाश। ये सब उनकी सुनी बातें, मैं अपने तरफ से नहीं बढ़ा रहा, उन्होंने अपने वीडियोज में अपने भाषणों में खुद बोल लिए हैं। आप भी सुन सकते हो, सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग है, मतलब ई कॉमर्स है, अगर इस पे बिकेगी फसलें तो दलाल तो बीच में बढ़ गए। अभी तो आप कह रहे हो कि आड़तिया वगैरह जो है वो मिडल मैन है, और ई कॉमर्स साइट्स पे आप बेच रहे हो तो नए नए दलाल आपने पैदा कर दिए, तो सरकार का पर्पज तो डिफीट हो गया। लेकिन गड़बड़ यहीं पे होती है। अभी इन्होंने क्या किया था कि एक आप देखिए कि आपने सबने वीडियो देखा होगा कि गोभी 1 रुपए किलो बिकी, तो किसान ने गुस्से में आके सारी फसल पे ट्रैक्टर चला दिया बिहार में, और उसका क्या फायदा हुआ? एक ये खबर रविशंकर प्रसाद जी तक पहुंची, और उन्होंने ई ट्रेडिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के जरिए उसकी फसल दिल्ली में बिकवाई, जहां से उसको अच्छा रेट मिल गया और किसान खुश। तो ई ट्रेडिंग से फायदा किसका हुआ? अभी का लाइव एग्जांपल है ये। तो ई ट्रेडिंग से फायदा हुआ, नुकसान हुआ। देखिए, बिजनेस में आपको जो किसान है ना, आप उसको मैन्युफैक्चरर की तरह समझो, उसको आप एक दूध पीता बच्चा या कोई बेवकूफ आदमी मत समझो। किसान एक मैन्युफैक्चरर है। जैसे कि अडानी अंबानी, बहुत पसंद है इनको एग्जांपल, अडानी अंबानी अपने फैक्ट्री में सामान बनाते हैं, तो उनको उसको बेचने की भी टेंशन होती है, सिर्फ पैदा करने की टेंशन नहीं है उनकी, बेचने की भी टेंशन है। तो किसान भी वैसे ही है, उसको पैदा भी करना है और उसको बेचना भी है, दोनों काम उसके हैं। ये उसके लिए अलग अलग व्यवस्था हो सकती है। किसान के जो मंडी में पुराने टाइम से होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है। पीछे खबर आई थी कि किसान के यहाँ पे आके भाव कम लगा दे तो हार्ट अटैक होके मर गया वो धान के। अभी आपने देखी भी होगी मीडिया में ये खबर। तो वो तो एमएसपी में हो रहा है, अभी सरकारी व्यवस्था में मंडी में हुआ था, प्राइवेट मंडी में तो नहीं हुआ। और हाँ, प्राइवेट मंडी की भी एक बात उठाते हैं कि भाई प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी, सरकारी मंडियां होंगी, प्राइवेट मंडियां होंगी, तो प्राइवेट मंडियों में टैक्स कम लगेगा। ये कौन सी बात आ गई भाई? मतलब आप ये समझो कि देश के किसान इतने बेवकूफ है, किसान यूनियन ऐसी पागल बैठी हैं कि सरकार ऐसे उल्टे सीधे नियम बढ़ा देगी कि भाई एमएसपी हो गया या फिर आपका टैक्स हो गया, ये सरकारी मंडियों में लगेगा बस, और प्राइवेट मंडियों में नहीं लगेगा।
मतलब ये बहुत बढ़िया आइडिया भाई आपका। मतलब किसान सरकारी मंडी में अलग टैक्स लगेगा और प्राइवेट मंडी में अलग टैक्स लगेगा, ऐसा होता है कहीं? और सब होलेंड देंगे? मतलब देश के किसान इतने सारी यूनियन ये इतने तगड़े बने बैठे हैं आज के टाइम में कि हम दिल्ली बंद कर देंगे, ये होने देंगे? सरकारें कर देंगी, ये शाहीनबाग वाला काम कि सारे मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ये कह रहे सरकारें कर देंगी फ्यूचर में। और भाई तुम हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहोगे प्यार से, ही जी हम क्या करें, सरकार ने कर दिया। बिल्कुल मत बनाओ यार, हद होती है कोई। और आगे ये कहते हैं कि किसान की जमीन बिकेगी कैसे या नीलाम कैसे हो जाएगी। ये कहते हैं कि सपोज किसी कॉर्पोरेट ने किसान की जमीन ली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए, तो उसका आपस का एक रेंट एग्रीमेंट बन गया। जैसे हम मकान किराए पे लेते हैं किसी का, या जमीन किराए पे लेते हैं किसी काम के लिए भी, एक रेंट एग्रीमेंट बन गया। अब उसके ऊपर जो खेती कर रहा है उसने सपोज बैंक से लोन ले लिया, जो कि व्यवस्था है कि लोन लिया जा सकता है इस तरह के काम करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ और उसका नुकसान हो गया, उसने वो लोन नहीं भरा, तो जमीन के ऊपर लोन लिया गया वो जमीन नीलाम हो जाएगी। मतलब आप सोचो कि यार कैसी बात हो रही है। मतलब आपने एक आदमी का घर किराए पे लिया रहने के लिए, आपने कोई लोन ले रखा है, तो क्या लोन उस मकान के ऊपर दे देगा बैंक आपको? बैंक वाले पागल बैठे हैं। और बैंक वाले आके आप मतलब किराएदार ने लोन लिया और मकान मालिक का मतलब घर नीलाम हो जाएगा उसमें? कौन सी कहाँ की बात है यार, ये क्या खा के आए हो भाई? माफ कर दो, मतलब मैं तो इसके बारे में बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि काफी बातें करेंगे, पर इसके बारे में बोल लूं क्या यार। सबसे बड़ी बात लास्ट में बताता हूँ, एक सबसे महान पॉइंट। ये कहते हैं कि खेती जो आती है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है ही नहीं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आता। वो कहते सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट है, इस पर केंद्र सरकार कानून बना ही नहीं सकती। तो मेरे भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम्हारे तो बहुत आसान पॉइंट मिल गया, इस पे तो सारे तीनों कानून खारिज हो सकते हैं। तुम्हारे पास देश के सबसे बड़े वकील बैठे हैं ना, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, सारे वकील तुम्हारे साथ हैं। तो भाई करो केस, इस पॉइंट पे तो सारे केस ही खत्म हो जाएंगे। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं, बस एक केस लड़ना है कोर्ट में, ज्यादा से ज्यादा महीना होगा। इतना तगड़ा पॉइंट है ये, तो जब भी मिल जाएगा। सबसे बड़े वकील आपके पास है, और ये भी नहीं कह सकते तुम कि कोर्ट तो मोदी जी की है। और अगर आप ये कहते हो कि कोर्ट मोदी जी के, तो भाई देश भी मोदी जी का, सरकार मोदी जी के, तो फिर तो आंदोलन करने का भी फायदा नहीं है। बहुत आसान चीज थी। तो भाई कई सारे टॉपिक हमने आज कवर किए हैं इसमें। जियो का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया कि भाई जियो आ गया, उसने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही अडानी अंबानी आ जाएंगे, सारे किसानों को बर्बाद कर देंगे, सब जगह कब्जा कर लेंगे। भाई तुम कैसी बातें करते हो यार? बीएसएनएल आबाद कब था? कब आबाद था बीएसएनएल? जब से मोबाइल आया तब से हम भी देख रहे हैं भाई, बहुत साल हो गए मोबाइल यूज करते हुए। बाहर के क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क कम आते थे तो सिर्फ बीएसएनएल का नेटवर्क होता था, लोग वहां तो लेते थे। शहरों में तो बीएसएनएल का फोन मतलब कहीं गलती से कोई कनेक्शन ले ले तो ले ले। हमने तो देखा नहीं भाई, दिल्ली एनसीआर में गिनता हुआ मतलब गिनती का एक आधा आदमी देखा जाता था जो बीएसएनएल का कनेक्शन लेता था। तो जियो ने बीएसएनएल को कैसे बर्बाद किया ये हमारी समझ से बाहर। ये तो वो बड़ा काम हो रखा था कि प्राइवेट बस चलेगी तो वो शहरों में चलेगी, गाँव में नहीं जाएगी। इसलिए सरकार ने अपना बस चला दी जो गाँव तक जाएगी, तो कभी प्रॉफिट में तो आनी नहीं है। अब जियो आ गया, उसने सब जगह अपनी रेंज फैलाई, तो जो जहां पर कोई जा ही नहीं रहा था, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही थी। और बीएसएनएल की सुविधा दिल्ली में तो मैंने कभी अच्छी देखी नहीं थी भाई, हो सकता है दूर दराज कहीं अच्छी होती हो। तो जियो के आने से बीएसएनएल बर्बाद हो गया, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। और बीएसएनएल कभी फायदे के लिए था भी नहीं, कभी हमने फायदा नहीं देखा बीएसएनएल को। हो सकता है कभी हुआ हो तो जरूर बताना कमेंट्स में, हमने नहीं देखा। तो भाई मैंने तो अपनी तरफ से समझने की खूब कोशिश कर ली कि किसान आंदोलन में कोई बात निकले जिसपे कुछ किया जा सके। मेरे तो समझ में यही आ रहा है कि फालतू का डमडम है सारा। हमारे भी कई सारे जानकार जाके बैठे हैं वहाँ पे, नहीं मानते वो भी, भाई हम क्या करें? हम तो समझा सकते हैं, आपसे भी बात कर सकते हैं। हमने उनको भी समझा लिया। उनको भी लगता है कि भाई हम थोड़े से कम समझदार हैं, उनके किसान नेता ज़्यादा समझदार हैं।